हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस 2026 का एग्ज़ाम 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले हैं और यूपी पुलिस 2026 का एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं। तो टारगेट केवल एक ही है, वो है 8 जून। तो उसी के लिए आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप लेवल के 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 75 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर में। ओके, तो जैसा कि यूपी पुलिस का परीक्षा 2 घंटे का होने वाला है, इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 जीके के सवाल दिया जाएगा हल करने के लिए। 37 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, 38 प्रश्न मैथ के रहेंगे और 37 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चनों का आपका पूरा पेपर होगा और एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाले हैं। यदि इस बार आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम में कट ऑफ को क्लियर करना है तो 300 नंबर में से कम मान के चलिए कि 265 प्लस स्कोर आपको लेकर चलना ही चलना है। इतने का टारगेट आप सभी का होना चाहिए। तो जैसे आप हिंदी में सबसे पहले जो बिल्कुल आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हिंदी में 37 में से आप पूरा 37 का 37 टारगेट लेकर चलेंगे। रीजनिंग में 37 का 37 टारगेट लेकर चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का पेपर समाप्त हुआ है, उसमें आपने सभी प्रश्नों का लेवल देख लिया होगा कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे। और आप सभी को हम एक बात बता दें कि मैथ में सबसे पहले आप लोग बेसिक पूरा क्लियर कर लीजिए। अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं उसे काफ़ी अच्छी तरीके से बेसिक क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अच्छी तरीके से। और जीके में 38 में से कम मान के चलिए कि आप 26 से 27 का टारगेट लेकर चलेंगे और सारे टॉपिक को भी यदि आपने कवर कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन वो थोड़ा बहुत हमसे छूटता है वो करंट अफेयर में छूटेगा, लेकिन जीके हिंदी में तो आप पूरे 150 नंबर के 150 नंबर सही कर सकते हैं। 150 नंबर के आने वाले हैं जीके हिंदी से। रीजनिंग मैथ में भी आपके पूरे 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो तैयार रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले हैं। ओके मेरे दोस्तों, आज के इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की दृष्टि से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सभी प्रश्नों का उत्तर करिए। आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या ना आए, लेकिन आप सभी प्रश्नों का उत्तर करिए, क्योंकि आपके पेपर माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। जो आपका पेपर होगा ना 8 जून को और 9 जून 10 जून को, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप सभी से हम स्कोर पूछेंगे कि आप सभी का इन 75 सवाल में से कितना स्कोर बना। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? तो पूरे 3 प्रकार की। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, अरोड़ा आसाफली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? अरोड़ा आसाफली ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, किस साल में हुआ था? 1942 में हुआ था, जो इंडिया क्विट मूवमेंट हुआ था। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, उत्तर प्रदेश में नगर निगम बॉन्ड की सूची में पहला शहर कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश में नगर निगम बॉन्ड की सूची में पहला शहर बन गया, वो कौन सा शहर है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, 1803 में किसने मराठों को हराकर अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? 1803 में किसने मराठों को हराकर अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो वो जनरल लेक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, ब्रिटिश माल का बहिष्कार शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया गया था? ब्रिटिश माल का बहिष्कार शब्द का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी के नाम या उपनाम को बदलने के अधिकार की रक्षा करता है? तो साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी के नाम या उपनाम को बदलने के अधिकार की रक्षा करता है, यानी किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मानधन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मानधन योजना कब शुरू की थी बताइए आप लोग। तो 12 सितंबर 2019 को शुरू की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफत यानी खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए किसने बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? तो जॉर्ज 5वें ने सम्मानित किया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए सबसे पहले तो ये सिलेक्शन वाले सवालों को पढ़ लेना है। इसमें आप सभी को हम 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे जो कि पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपके सेट में 38 जीके, 37 हिंदी, 38 मैथ और 37 रीजनिंग, इसी तरह आपको हर एक टेस्ट में सवाल मिलेगा। जब से आप पूरे 150 क्वेश्चन को तैयार नहीं कर लेंगे, दूसरा टेस्ट आप ओपन नहीं करेंगे। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ई बुक में फॉर्मेट रहेगा। और इसके अलावा आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। मिलेगा आपको कैसे? तो ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको 1 मिनट में ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन आप सभी के पास होगा। आप जानते हैं कि कोई यदि आप मात्र 50 रुपीज़ दे रहेंगे तो आपको इसमें पढ़ने का मन लगेगा। यदि हम फ्री में आपको दे दें या टीम से कह दें फ्री में प्रोवाइड कर दें तो आप उसका भाई इज्जत नहीं करेंगे, आप उससे पढ़ेंगे नहीं। यदि आप उससे पैसे दे रहेंगे तो उसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त केवल मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन जो कि यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके ये सारा क्वालिटी वाला क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। पृथ्वी को कई टाइम जोन यानी समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन समय क्षेत्र कितने डिग्री को आच्छादित करता है? बताइए पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, प्रत्येक टाइम जोन कितने डिग्री को आच्छादित करता है? तो 15 डिग्री को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, सोलर कुकर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो दर्पण का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, किस भारतीय राज्य में आहार एक जल संचयन प्रणाली पाई जाती है? तो साथियों किस भारतीय राज्य में आहार एक जल संचयन प्रणाली पाई जाती है? तो ये बिहार राज्य में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? डैश नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहिता लड़कियों द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य जो कि केवल मालवा समुदाय की अविवाहिता लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो फूलपति है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, पृथ्वी के वायुमंडल के नीले रंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? पृथ्वी के वायुमंडल के नीले रंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो साथियों सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मोटा मिट्टी पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? तो 1971 में मिली थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से किसे बैंकर चेक कहा जाता है? तो साथियों किसे बैंकर चेक कहा जाता है? तो डीडी को बैंकर चेक कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? आबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। यूपी योगी दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना के तहत मजदूरों को दी जाने वाली राशि कितने रुपए होती है? यूपी योगी दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना के तहत मजदूरों को दी जाने वाली राशि कितनी है? तो टोटल 1,000 रुपये है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध शहनाई से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। हट्टी गोल्ड माइन्स किस राज्य में स्थित है? हट्टी गोल्ड माइन्स ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। 1707 में किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था? 1707 में किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था? तो औरंगजेब के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हल करिए। तो कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी पास है। और ये क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। ओके मेरे दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। किस ताम्रपाषाण स्थल से किलेबंदी के अवशेष बरामद किए गए हैं? किस ताम्रपाषाण स्थल से किलेबंदी के अवशेष बरामद किए गए हैं? तो बालाथल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? तो वेग की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो साथियों विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो पूरे 8 जैव भौगोलिक क्षेत्र है विश्व में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? बताइए, पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच में स्थित है? तो ये सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। एक ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में परागकोश से पराग कणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है? एक ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में परागकोश से पराग कणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है? तो सजात पुष्पी परागण कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो बहिर्मंडल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारतीय इतिहास को विभाजित करने के लिए इतिहासकारों द्वारा किस काल विभाजन का उपयोग किया जाता है? बताइए, भारतीय इतिहास को विभाजित करने के लिए इतिहासकारों द्वारा किस काल विभाजन का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं 3 काल का, एक तो प्राचीन का, एक मध्यकालीन का, तीसरा आधुनिक का किया जाता है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई शहर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग कौन सा नहीं है? जैसे सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, जल बहुत जरूरी, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है।
तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का संबंध किससे है? भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का संबंध किससे है? तो राज्यों का एक समूह से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व ये किस शताब्दी तक की अवधि के दौरान था? भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व किस शताब्दी ईस्वी तक की अवधि की ये दौरान था? तो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि के दौरान था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी ये किस राज्य से होकर बहती है? यानी किन किन राज्यों से होकर बहती है कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी? तो ये महाराष्ट्र से और कर्नाटक से होकर बहती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित करिए। उत्पादक को आपको चिन्हित करना है, तो कौन सा उत्पादक है? तो भाई घास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? तो बढ़ेगा, यानी बढ़ता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी एसबीआई के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई शहर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, तो साथियों हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि भाई डेली क्लास करिए और क्लास के सारे क्वेश्चन को आप तैयार करिए। एक भी दिन का आप क्लास गैप मत करिए। ओके, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने लिखी है? इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन व्यक्तियों में से किसने लिखी है? तो वैदिका कांत ने लिखी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, हमारे ग्रह पृथ्वी का नाम किस भाषा से निकला है? हमारे ग्रह पृथ्वी का नाम किस भाषा से निकला है? तो ये अंग्रेजी भाषा से निकला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, नाथबा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नाथबा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, कैलाश सत्यार्थी ने किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? कैलाश सत्यार्थी ने किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो 2014 में जीता था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित है? अल हिलाल नामक समाचार पत्र ये किससे संबंधित था? तो अबुल कलाम आजाद से संबंधित था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने बहसों और कार्यवाही तक पहुंचने के लिए पहला खोज योग्य इंजन लॉन्च किया है? तो साथियों, किस राज्य की विधानसभा ने बहसों और कार्यवाही तक पहुंचने के लिए पहला खोज योग्य इंजन लॉन्च किया है? तो बताएंगे आप सभी लोग, पंजाब राज्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? गडकरी विद्रोह ये किस स्थान पर हुआ था? तो ये कोल्हापुर में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, इस बार सिलेक्शन लेना है तो भाई आपके पास ज़्यादा समय अब नहीं है। अधिक से अधिक क्वेश्चनों का केवल प्रैक्टिस करिए, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले मेरे दोस्त। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? तो बांग्लादेश है, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व करिए, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है?
तो बीबी मलिक हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। जहांगीर का जन्म का नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था मेरे दोस्त? तो सलीम था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। शिक्षक बड़ा भारी बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? शिक्षक बड़ा भारी बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? तो गुरु होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे दोस्त? तो मुमूर्षु। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध लग रहा है भाई। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रशंसा आप लोग कैसे लिखते हैं? प्रशंसा ऐसे लिखते हैं, वाहिनी होता है मेरे दोस्त, वाहिनी नहीं होता, वाहिनी होता है। कव इत्री होता है, क्या होता है? कव इत्री होता है, इस पे नहीं रहता है, यह पे छोटी की मात्रा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। कै के कारण रोवै बाला जनु टूटे मोतिन कै माला। अलंकार बताइए। कै के कारण रोवै बाला जनु टूटे मोतिन कै माला। अलंकार बताना है, तो इसमें कौन सा अलंकार लगा है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए। लास्ट में स्कोर पूछेंगे मेरे दोस्त, दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होगा? दिया सलाई का तत्सम रूप क्या बनेगा? तो दीप सलाका बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात करना है, तो कल्पांत क्या बनेगा मेरे दोस्त? कल्प प्लस अंत हो जाएगा, जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? अभिनव गुप्त के अनुसार तो भाई 9 रस माने गए हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द इनमें से कौन सा है? शकुन, सर्प, छड़ या अक्खड़? अक्खड़ एक देशज शब्द है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकार कालिदास द्वारा लिखी गई है? ऐसी कौन सी रचना जो कि रचनाकार कालिदास द्वारा लिखी गई है? तो मेघदूत की रचना किसने की है? कालिदास जी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इस सवाल का मेरे दोस्त डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? तो ऋग्वेद मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य का चयन करना है। यह वायलिन टूट गया, यही है मेरे दोस्त सार्वनामिक विशेषण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। तद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? तद्दत का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो अतद्दत बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तद्वत का विलोम शब्द होगा अद्वत। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। संरचना के आधार पर निम्न में से कौन सा क्रिया का भेद नहीं है? संरचना के आधार पर क्रिया का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सकर्मक क्रिया नहीं है मेरे दोस्त। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, दंतोष्ठ है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन है? खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है? तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। माँ ने बच्चे को बुलाया, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? बच्चे को बताइए कौन सा कारक है इसमें? तो कर्म कारक है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? बताइए, जो विद्या प्रवीण है ये किस समास का उदाहरण है? तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्न में अनुनासिक वर्ड कौन सा है? तो साथियों अनुनासिक वर्ड इनमें से कौन सा है बताइएगा आप लोग। तो म एक अनुनासिक वर्ड, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72 को। पर्यावरण शब्द किन शब्दों की योग से बना है? पर्यावरण शब्द किन शब्दों की योग से बना है? तो परि प्लस आवरण शब्द की योग से बना है पर्यावरण, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा इनमें से? तो भाजी एक स्त्रीलिंग शब्द है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदिग्ध वर्तमान का सही उदाहरण है? एक संदिग्ध वर्तमान का सही एग्जाम्पल कौन सा है? चारों ऑप्शन को पढ़िए। गाड़ी आती होगी, बच्चा रोता है, मैंने किताब पढ़ी है, सरला गीत गा रही थी। संदिग्ध यानी गाड़ी आती होगी, इसमें संदिग्ध लग रहा है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए और लास्ट सवाल आज के सेशन का। निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। भविष्य में होने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? भविष्य में होने वाला यानी भावी बोलेंगे, तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताएंगे आप सभी लोग इन 75 क्वेश्चन में से आप सभी कितना स्कोर बना। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक टाइप का जो प्रश्न हमने क्लास में किया वो तैयार हो चुका होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक बताइए। लगातार आपकी क्लास इसी तरह चलेगी, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर करना है। पहले तो टारगेट बताइए, क्योंकि हर क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, तो ये क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। मिलेंगे दोपहर में एक और क्लास के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके दोस्त मेरे, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लग, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।